नमस्कार। क्लास 9th चैप्टर 3 एक्सरसाइज पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने एमसीक्यू और स्मॉल जो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन वे कवर किए थे, तो आज लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, स्ट्रक्चर में आपने बताना होता है कि लेयर्स कौन सी हैं, और कॉम्पोजिशन में बताना होता है कि एटमॉस्फेयर में गैसें कौन सी हैं, किस मात्रा में। तो इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 पहले यहाँ पर दे देते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में। द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड मेनली बाई नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। अब बच गई जो 1% है वो बाकी की अदर गैसेज हैं, जिसमें CO2 हो गया, इसके अलावा वाटर वेपर्स है, ओजोन है, नियोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब इसमें शामिल है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो यदि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो ऊंचाई की ओर हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे पहले आएगी ट्रोपोस्फियर, फिर आएगी स्ट्रेटोस्फियर, फिर आएगी मेसोस्फियर, उसके बाद आएगी थर्मोस्फियर और लास्ट वन एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये 5 जो है वो आपकी हो जाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। लेयर्स आप बताएंगे। ट्रोपोस्फियर सबसे ज़मीन के पास की पहली लेयर है, जिसकी एवरेज जो हाइट है वो लगभग 13 किलोमीटर है। पोल के ऊपर इसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटर पर इसकी हाइट 18 किलोमीटर है। इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको एवरेज इसकी हाइट पता चल जाएगी। दूसरी इसमें ख़ास बात क्या होती है कि इसी में सारी वेदर जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि इसमें प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के ऊपर वायु फैल जाती है और वो स्कैटर्ड होकर अपने अंदर जितनी भी गर्मी समाहित करती है उसको छोड़ देती है। तो इस जो ट्रोपोस्फियर, इसमें एयर होती है, ऑक्सीजन है, वेदर फिनोमिनाज यानी सभी घटनाएं इसमें होती हैं। आंधी, तूफान, बारिश का आना, एवापोरेशन होना, क्लाउड का फॉर्मेशन होना, ड्यू का गिरना, फ्रोस्ट का छाना, स्नोफॉल होना, हेल स्टोन होना, आंधी तूफान, ये सब इसी में होते हैं। देन आती है स्ट्रेटोस्फियर। दूसरी जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, इसका मतलब होता है कि इस लेयर में जो टेम्परेचर का गिरना होता है वो बंद हो जाता है, इसीलिए इसको समताप कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। इसी में जो अपर लेयर है, इसी लेयर की जो ऊपर की भाग है, जो इस लेयर की ऊंचाई रहती है लगभग 50 किलोमीटर तक, तो लगभग 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में इसमें मिलती है O3 गैस, ओजोन 3 गैस। ठीक है, तो इसके जो ये ओजोन है ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत इस लेयर की ये है। दूसरी लेयर ये है कि ये एरोप्लेन के उड़ाए जाने के लिए सबसे अच्छी है, तो इसी में सारे एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं। तीसरी है लेयर मेसोस्फियर। मेसोस्फियर, इसमें जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो जब पृथ्वी की ओर आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वो इसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है थर्मोस्फियर। ये हेल्प करती है रेडियो एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करने में, यानी ये मेसोस्फियर थी, ये है 4th लेयर। तो इस लेयर के अंदर लगभग यहाँ पर मिलते हैं आयंस। ठीक है, आयंस मिलते हैं। तो आयन क्या करते हैं? आयंस के कारण से धरती की ओर जो रेडियो के द्वारा रिफ्लेक्टेड तरंगें होती हैं वो वापस आ जाती है, जिसके कारण से रेडियो वेव, टेलीविज़न सिग्नल्स, ये सब काम कर पाते हैं। और इसी में क्या होता है, ये लगभग 100 किलोमीटर के आसपास तक ऊंचाई होती है, तो यहाँ पर एरोराज मिलते हैं। एरोराज, इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरोलिस। नॉर्थ पोल के ऊपर अरोरा बोरोलिस और साउथ हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये
एक प्रकार के जो आयन होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, खासकर जब सूर्य एक्सट्रीम नॉर्थ की ओर जाता है और जब सूर्य एक बार एक्सट्रीम साउथ की ओर जाता है। तो वो भी एक प्रकार का लाइट्स हैं जिनको आप गूगल कर सकते हैं कि वहाँ पर लिखिए अरोरा ऑस्ट्रलीज या अरोरा बोरोलिस, तो आप ये पिक्चर देख पाएंगे इनकी। ठीक है, देन आता है एग्जोस्फीयर। धीरे धीरे हमारा इन्वायरमेंट लगभग 400 किलोमीटर तक तो इसको माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। उसके बाद ये ग्रेजुअली धीरे धीरे आउटर स्पेस में विलीन हो जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी दोनों कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ये मिला कुल दोनों मिलकर हमारे को एक लाइफ के अनुकूल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ देते हैं और इन्वायरमेंटल बैलेंस को ये मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड एनालाइज द हाउ दे कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। देखिए, वेदर जो होता है वो किसी भी स्थान पर बहुत जल्दी बदलने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, जबकि क्लाइमेट उसी रीजन की एक लंबे समय तक के वेदर का एवरेज होती है। ठीक है, द मेन एलिमेंट ऑफ द वेदर आर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर होता है किसी भी स्थान पर, मान लो ये हमारा सरफेस है, तो लगभग उससे 1 मीटर से लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई तक वायु में विद्यमान जो गर्मी होती है, हीट होती है, वो कितनी मात्रा में, उसको हम उस स्थान का टेम्परेचर कहते हैं। अब ये टेम्परेचर जो है वो डेनियल हो सकता है, दैनिक दिन में सबसे ऊंचाई पर तापमान एक बार जाता है लगभग 3 बजे के आसपास, और फिर धीरे धीरे ये सनसेट होने के बाद डाउन आता चला जाता है, और अर्ली मॉर्निंग सूर्य के राइज होने से जस्ट आधा घंटा पहले ये मिनिमम लेवल पर पहुंच जाता है। ये दैनिक हो गया। अब दिन का एवरेज निकालना आपको, तो दिन का मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। मान लो मैक्सिमम मान लेते हैं कि 40 डिग्री था और मिनिमम मान लेते हैं कि 22 डिग्री था, तो दोनों को जोड़ लीजिए और इकट्ठा करके, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका एवरेज टेम्परेचर, जैसे इसमें आ जाएगा 30 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप महीने का भी निकाल सकते हैं और साल का एवरेज भी निकाल सकते हैं। टेम्परेचर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा क्या होता है, जिस स्थान पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी और वो एरिया ठंडा हो जाएगा और वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा और ये दूसरे एरिया से विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसी टेम्परेचर के कारण से हवाएं चलती हैं, क्योंकि जब वायु फैलती है तो लो प्रेशर बनता है और दूर कहीं हाई प्रेशर होता है तो वहाँ से विंड जो है वो उसकी ओर मूव करती है। जैसे आप देखेंगे लू जो होती है वो तो लगभग 11-12 बजे शुरू होती है और लगभग 4-5 बजे तक चलती रहती है, तो उसका सीधा संबंध सनरेज के साथ और सूर्य के जो गर्मी आ रही है और जिसके कारण टेम्परेचर प्लस हो रहा है उसके रिलेटेड होती है। जैसे ही सनसेट होगा तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वायु में मॉइस्चर कितना है, और इसी का संबंध आगे हो जाएगा प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड, यानी रेनफॉल होगी, स्नोफॉल, हेल स्टोन, ये सब। ठीक है, पहले भी आपको ये मैंने चैप्टर के दौरान बताया है। तो नेक्स्ट आता है दीज एलिमेंट इंटरेक्ट कंटिन्यूसली फॉर हाई टेम्परेचर, इंक्रीज द एवापोरेशन, lead the high humidity and rainfall. Over the time pattern of these elements from the climate of the region of the constant rainfall and moderate temperature have different climate compared to the dry and extreme. तो होता क्या है कि ये जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है किसी भी एरिया के जो वेदर फिनोमिनाज हैं या क्लाइमेटिक कंडीशन उनको इफेक्ट करती है। ड्राई बेल्ट के अंदर टेम्परेचर हाई रहता है और ह्यूमिडिटी लो रहती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी वहाँ पर लो रहेगी तो बारिश नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो एरिया ऐसे होंगे कि जिसमें टेम्परेचर हाई रहता है लेकिन वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी। जैसे इक्वेटर बेल्ट है तो वहाँ पर ऑन एन एवरेज टेम्परेचर डाउन आ जाएंगे।
ठीक है। हिली एरिया में या टेम्परेट एरिया में जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कहता है डिस्क्राइब द मेजर सीजन ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन एसोसिएटेड विद ईच सीजन। देखिए इंडिया में हम सीजन अलग अलग बता सकते हैं। जोग्राफिकली हम बताएंगे कि इंडिया में 4 मेजर सीजन हैं। नंबर 1 समर सीजन। समर सीजन शुरू होता है मार्च से लेकर अप्रैल मई तक, ठीक है। इसमें टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, ठीक है। समर सीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होंगे, लगभग ये 45 डिग्री सेल्सियस तक तो एवरेजली पहुंच जाते हैं। 50 डिग्री भी कभी कभी ये पहुंच जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ये स्पेल ड्राई रहता है, बारिश कम होती है। देन आता है इसके बाद साउथ वेस्ट मानसून का सीज़न जो जून से सितंबर तक रहता है। साउथ वेस्ट मानसून आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, और वो धीरे धीरे इंडिया में जून जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश करती हैं। उसके कारण से जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाता है, और रेनफॉल होने के कारण से वायु में मॉइस्चर बढ़ जाता है। देन आता है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। ये अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसके दौरान मानसून पवनें वापस लौटना शुरू हो जाती हैं, और वो धीरे धीरे नॉर्थ इसमें प्लेन में हाई प्रेशर हो जाता है और साउथ इंडिया में लो प्रेशर हो जाता है, तो वो वापस लौटना शुरू करती हैं, और लौटती हुई मानसून पवनें तमिलनाडु में भारी बारिश करती हैं। इसी प्रकार से फिर आता है विंटर सीजन दिसंबर से फरवरी के बीच में। इसमें टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं क्योंकि सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बजाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी साउथ हेमिस्फीयर में सीधा चमकता है, ठीक है। तो इस कारण से नॉर्थ इंडिया में सनरेज तिरछी आती हैं और टेम्परेचर डाउन रहता है, और हिली एरिया में स्नोफॉल होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं इन दौरान, और जो उत्तर भारत में मावट करते हैं यानी बारिश करते हैं, और हिली रीजन में ये जो हैं वो स्नोफॉल करते हैं। तो ये आपका था इसमें। तो लगभग मैंने साथ के साथ ही ये कवर कर दिया, तो आप यहाँ से इनको रीड भी कर सकते हैं। देन आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया एंड सुटेबल रीजन फॉर इट्स इम्पोर्टेंस। देखिए साउथ वेस्ट मानसून आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से, साउथ हेमिस्फीयर से नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर ये मानसून हमारे पास पहुंचता है। और इसके पीछे कारण होता है कि जो लैंड है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत प्लस हो जाता है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन में और तिब्बतन प्लेन में प्लेट्यू पर, ठीक है। इसकी तुलना में जो इक्वेटर होता है उसकी वहाँ पर साउथ हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर होता है, और उस कारण से मानसून पवनें जो हैं वो इक्वेटर को पार करके इंडिया की ओर आती हैं, और पृथ्वी की रोटेशन के कारण से इनके ऊपर कॉरियोलिस पर फोर्स इफेक्ट करती है, जिसके कारण से इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होकर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाती है। तो ड्यूरिंग द समर लो प्रेशर बेल्ट बनती हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे, जो अट्रैक्ट करती है मॉइस्चर भरी विंड्स को इंडियन ओशन में आगे की ओर अट्रैक्ट करने के लिए। आगे जाकर जब ये इंडिया में पहुंचती है तो यहाँ पर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक बे ऑफ बंगाल की शाखा बन जाएगी और दूसरी अरेबियन सी की शाखा बन जाएगी, ठीक है। और ये पूरे भारत में बारिश करती है। आगे जाकर जो हिमालय है वो इन मानसून विंड्स को आगे जाने से रोक देता है, जिसके कारण से ये इंडिया में खूब बारिश करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भारत की एग्रीकल्चर को, वाटर रिसोर्सेज को और इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। देन आता है मानसून इज़ द लाइफ ऑफ इंडिया। मानसून भारत की जीवन रेखा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानसून के कारण से भारत की जो 75% जो एनुअल रेनफॉल है वो प्राप्त होती है। इसी के कारण से हमारी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, हैवी रेनफॉल होती है तो भारत में जून से सितंबर के दौरान, जिसके कारण से क्रॉप प्रोडक्शन प्रभावित होता है। अच्छी बारिश होती है तो हमारे पास अच्छी फसलें होती है, जिससे फूड सिक्योरिटी बनी रहती है। और यदि बारिश कम होती है, ड्रॉट हो जाता है, सूखा गिर जाता है, तो क्रॉप फेलियर हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा है कि ये जो रिप्लेंस रिवर रिजर्वरीज एंड ग्राउंड वाटर, जब बारिश आती है तो इन सब में पानी भर जाता है, नदियों में भी वाटर अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है, और हमारे जो पानी के रिजर्वरीज होती हैं, जल संचयन के क्षेत्र जैसे लेक है, पौंड हैं, ये सब भर जाते हैं। इसके साथ साथ हमें ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती हैं। हाइड्रोल इलेक्ट्रिसिटी साल भर बन जाए इसके लिए भी हम डैम्स के पीछे रिजर्वरीज में पानी रोक लेते हैं बारिश के दौरान, और उसको साल भर यूज करते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ये मानसून पर डिपेंड करते हैं, यानी सारा इंडिया ही मानसून बारिश पर सीधा सीधा इफेक्ट करता है। इसीलिए इंडियन मानसून को या इंडियन एग्रीकल्चर को द कैम्पल ऑफ द मानसून भी कहते हैं। मानसून अच्छी होगी तो फसलें अच्छी होंगी, हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो करेगी। ठीक है। और मानसून यदि पुअर रही तो क्रॉप्स भी कम होगी और उसके कारण से हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारी लगभग 60% या 65% से ज़्यादा जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और एग्रीकल्चर हमारे देश की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से एक है, और एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है एनालाइज द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, हाईलाइटिंग इट्स इम्पैक्ट ऑफ द वेदर फिनोमिनाज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से, जैसे बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, यानी हम CO2 रिलीज किए जा रहे हैं, जिसके दूसरा हो रहा है डिफॉरेस्टेशन डेवलपमेंट के नाम से या अदर किसी कारण से वनों की कटाई होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसेज CO2 हो गया, इसके अलावा इसमें CFC हो गया, मीथेन हो गया, CH4, तो ये सारी ऐसी गैसें होती हैं जो अपने अंदर गर्मी को ट्रैप करके रखती हैं, यानी वो इन्वायरमेंट को ठंडा नहीं होने देती, जिसके कारण धीरे धीरे क्लाइमेट बदल जाती है और वहाँ का टेम्परेचर प्लस होता चला जाता है। नेचुरल फैक्टर लाइक वोल्केनिक इरप्शन वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब क्लाइमेट चेंज होती किसी एरिया की या उस एरिया में टेम्परेचर प्लस होता है तो क्या होता है कि जो ग्लेशियर है हिली एरिया में वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं, या पोलर रीजन में ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण से वो सारा पानी नदी नालों के माध्यम से समुद्र में पहुंच रहा है, जिसके कारण से एवरेज सी लेवल ऊंचा उठ रहा है, जिसके कारण से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी बन रही है। कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होती है, कभी इरेगुलर रेनफॉल होती है, कभी आंधी तूफान आते हैं, कभी फ्रीक्वेंटली हीट वेव्स यानी लू जैसे दौर शुरू हो जाते हैं, जिसमें लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। इन सब कारण से एग्रीकल्चर प्रभावित होती है, वाटर सप्लाई इफेक्ट होती है, इकोसिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज ऑफ द फ्लड इन इंडिया, सजेस्ट द इफेक्टिव फ्लड मेजरमेंट मेजर्स। फ्लड जो होता है वो ओवर रेनफॉल के कारण होता है, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाती है, ओवर रेनफॉल होती है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, या वनों की कटाई होती है, या अर्बनाइजेशन के कारण से नदी नालों के रास्ते चौक हो जाते हैं, जिसके कारण से रेनी सीजन में नदियों में बाढ़ आती है। कभी कभी साइक्लोनिक कारणों से या मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर के कारण से भी फ्लड आ जाती है। फ्लड जब आती है तो सारा एरिया पानी में डूब जाता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, क्रॉप्स खराब हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, लाइफ को लॉस होता है। जैसे अभी 2025 में पंजाब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो फ्लड आई थी। इसके अलावा हम इसमें मेजरमेंट क्या कर सकते हैं कि हमने नदियों पर डैम बनाने चाहिए, इम्पार्कमेंट यानी बांध बनाए जाने चाहिए, नदियों को जो है ड्रेनेज सिस्टम को मानसून सीजन से पहले ही साफ़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए। अर्बनाइजेशन करते समय हमें फ्यूचर में सभी बातों को ध्यान रख के ही डेवलपमेंट करना चाहिए, प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, प्लांटेशन खूब करो, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम वनारोपण करना चाहिए, प्रॉपर लैंड यूज की प्लानिंग करनी चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और जिसके कारण से डिजास्टर को हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और फ्लड के इम्पैक्ट को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इसका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में क्या रोल है। कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CO2 हो गया, ठीक है, CFC हो गया, ठीक है, इसके अलावा मीथेन हो गया, CH4, ये सब गैसें क्या करती हैं कि अपने अंदर गर्मी को ट्रैप करके रखती है और इन्वायरमेंट को काफ़ी गर्म कर देती हैं, जिसके कारण से जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसका सोर्स क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये सब है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम इसमें बढ़ाकर इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेज कंसनट्रेशंस, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, क्लाइमेट चेंज में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
और इसको हम कैसे कम करें कार्बन फुटप्रिंट्स को, उसके लिए हमें एनर्जी एफिशिएंसी अपनाना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इन सबको यूज करना पड़ेगा। सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं वो अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, यानी हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं ये सब काम करके। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करते रहें। नहीं दादा, सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज़ क्या होती है जो आप इंडिविजुअल लेवल पर, नेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर अपना सकते हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। देखिए, इंडिविजुअली लेवल पर पीपल एनर्जी को सेव कर सकते हैं। जैसे जहाँ घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो यदि वो यूज में ना हो तो स्विच ऑफ कर दीजिए। आप अपने जो गाड़ियां हैं उनको टाइम पे उनकी सर्विसिंग करा सकते हैं। पब्लिक व्हीकल को यूज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। नेशनल लेवल पे क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाए कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें। इसके अलावा इनफोर्स इन्वायरमेंट लॉज, कानूनों को लागू करवाएं सरकार। अडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, और यदि कोई कानूनों को तोड़े तो सज़ा का प्रावधान भी या प्रावधान भी हो सकता है। एट द ग्लोबल लेवल कंट्रीज मस्ट कोऑपरेट थ्रू एग्रीमेंट लाइक क्लाइमेट ट्रीटीज रिड्यूस एमिशन, ठीक है। तो नेशनल लेवल पर भी कंट्रीज एक दूसरे का सहयोग कर सकती हैं। ऐसे ग्लोबल लेवल के कानून बनाए जा सकते हैं जिसमें सब मिलकर अपनी पर जो एकमात्र जीवित ग्रह पृथ्वी है उसको बचा सकते हैं कि ताकि यहाँ पर जीवन बना रहे। दीज combined effects can help reduce the impact of the climate change and ensure environment sustainability। ऐसा मिलकर ही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऐप सेक्शन आता है असर्टेशन और रीज़न का। इसमें आपके सामने अलग अलग कथन और उसके कारण दिए गए हैं। इनमें 4 ऑप्शन हैं कि वो आपने देखना है कि कौन सा उसका उत्तर सही है। पहला ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बी में हो जाएगा कि वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सी में हो जाएगा कि ए सही है, आर गलत है। और डी ऑप्शन यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि ए गलत है और आर सही है। तो इस आधार पर हम देख लेते हैं। पहला जो असरेशन और रीजन का है, एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट लेयर। वायुमंडल 3 स्पष्ट परतों में विभाजित है। ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेन, क्लाउड, स्टॉर्म, फॉग ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फियर। देखो, ये वाला तो पॉइंट सही है, लेकिन इसमें 3 लेयर्स तो नहीं होती, ठीक है। तो ये लेयर होती हैं 5, ठीक है। तो ये गलत है, यानी ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि विंड इज हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कथन। इट्स मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज, ये गलत है जो, ठीक है ना। तो एयर जब मूव करेगी तो उसको रेन गेज से नहीं मापेंगे, उसको एनीमोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। रेन गेज से हम रेनफॉल की मेजरमेंट करते हैं। तो ए करेक्ट है और आर रॉन्ग है। देन आता है क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, डिफोरेस्टेशन एंड इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर। कथन ये सही है, ठीक है। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट environmental issues facing the world, ठीक है। इट इज द वन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है तो ये अपने आप में दोनों ही ठीक, लेकिन सीधे सीधे रिलेट होने में थोड़ा दिक्कत है। तो आप बी ऑप्शन पे जाइए कि ए सही है और आर भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे से सीधे सीधे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। देन आता है फ्लड कोज लॉस ऑफ द लाइफ प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करती है, ये सही है। फ्लड आर अमोंग द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिसास्टर इन द वर्ल्ड। तो ये आप कह सकते हैं कि कथन ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो इसकी देखिए ये कह रहा है ना कि फ्लड अमोंग द मोस्ट कॉमन
मोस्ट नहीं है। सबसे प्राकृतिक आपदाओं में से बहुत अलग अलग एरिया में अलग अलग आपदाएं जो है वो इम्पैक्ट डालती हैं, तो हम इसको जर्नलाइज नहीं कर सकते। किसी एरिया में साइक्लोन इफेक्ट डालते हैं, किसी में वॉल्केनिक इरप्शन होता है, किसी में अर्थक्वेक का असर होता है, तो सामान्य नहीं कर सकते। अब जैसे सहारा डेजर्ट में फ्लड को आप कैसे कहेंगे, वहाँ पर तो बारिश ही नहीं हो रही है, तो आप ऑप्शन बी के साथ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट करता है केस बेस्ड स्टडीज़। ये आपने पढ़ना है कि 2023 के अंदर कोस्टल सिटीज़ के अंदर भारी बारिश होती है और वहाँ पर कैसे क्या होता है, तो इस सब को पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर देंगे। तो कहता है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर फिनोमिना लाइक हैवी रेन, तो वो हमने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फियर के अंदर ये सारा होता है। लोअर लेयर के अंदर ही वेदर फिनोमिनाज बनते हैं, जैसे क्लाउड का फॉर्मेशन, रेनफॉल, विंड्स और स्टॉर्म्स का आना, वाटर वेपर्स का बनना, इसके अलावा हैवी रेनफॉल का होना, ड्राई स्पेल का चलना, ड्यू का छाना, हेल स्टोन का गिरना, स्नोफॉल का गिरना। ठीक है, तो सारी वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ फर्स्ट लेयर में ही होती हैं, जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर। देन आता है अनयूजुअली हाई टेम्परेचर बिफोर द मानसून कुड हैव कंट्रीब्यूट द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। देखिए क्या होता है कि मई जून के अंदर जब भारत में खासकर नॉर्थ इंडिया में हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, और जितना लो प्रेशर बनेगा तो साउथ हेमिस्फीयर से उतनी ही ज़्यादा जो मॉइस्चर भरी विंड्स हैं वो नॉर्थ इंडिया की ओर आएंगी और उतनी ही ज़्यादा रेनफॉल होने की सक्सेस बढ़ जाएगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर इनके रेट ऑफ द, और इसके साथ साथ टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से बहुत ज़्यादा वाटर का एवापोरेशन होगा, जिसके कारण से वो विंड्स के साथ अट्रैक्ट होके अंदर ज़मीन की ओर आएंगे, और जिसके कारण से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। जो मानसून है वो आएंगी और वो भारत के अंदर खूब सारी बारिश करती हैं। तो ये सारा आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट कहता है नेम ए न्यू ह्यूमन एक्शन दैट कुड हेल्प रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट ऑफ सच एज फ्लड इन द फ्यूचर। वो है एफोरेस्टेशन। इसमें हमने क्या करना है, वृक्षारोपण करना। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि नंबर एक तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, दूसरा उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी को सोखती रहती हैं। इसके अलावा वो फ्लड प्रोन एरिया में यदि हम प्लांटेशन कर देते हैं तो फ्लड की स्पीड को भी कम कर देते हैं, बहुत सारे पानी को वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एफोरेस्टेशन है वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करता है, और यदि हम वृक्ष को काटते रहते हैं तो वहाँ पर फ्लड का रिस्क बढ़ जाता है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हम अपना सकते हैं, सस्टेनेबल लैंड यूज़ की प्रैक्टिसेस करके भी हम फ्लड की जो फ्रीक्वेंसी है या इंटेंशन है या उसकी जो आप ये कह सकते हो उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज उसकी डैमेज को कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 3 और इसका पार्ट 2, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आप इसी प्रकार से और यदि सूचनाएं चाहते हैं तो आप मेरे चैनल अभिमन्यु सर ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस टिप्स इस पर पहुंचिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ जाएंगे तो आपको क्लास वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। क्लास वाइज प्ले लिस्ट में आप जाइए और अपनी क्लास से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनका प्रयोग करके आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यदि PDF में या टेक्स्ट में चैप्टर चाहते हैं तो आप abhimanusal.blogspot.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए मैंने चैप्टर क्लास वाइज फोल्डर बनाए हैं। जैसे ही आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो दोबारा पेज खुलेगा, और उस पर क्लिक करके आप आगे जाइए तो आपको चैप्टर वाइज पेज को स्क्रॉल अप करते जाइए, जो चैप्टर आपको चाहिए उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी। ये हाँ, बहुत सारे जो उनके टाइटल्स होते हैं या उनके नीचे लिंक होगा वो क्लिकेबल होते हैं, वहाँ पर क्लिक करिए। तो ये सब आप काम करेंगे, और आपको जब भी अवसर मिले तो पानी को ज़रूर बचाएं, प्लांटेशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका सबका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।